कि इलेक्ट्रिक करंट ही जब 17th सेंचुरी में इन्वेंट हुआ था तो फिर लाखों साल पहले कोई इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कैसे बना सकता है। ये ऐसा ही है जैसे पेट्रोल की इन्वेंशन से पहले कोई गाड़ी बना ले या फिर टेलीफोन की इन्वेंशन से पहले स्मार्टफोन। आज हम चाइना में हुई 2 ऐसी डिस्कवरीज के बारे में जानेंगे जो पॉसिबल तो सिर्फ आज की दुनिया में है, पर असल में इनको हजारों साल पहले बनाया गया था। सबसे पहले हम बात करेंगे तिब्बत की। टिबेटन प्लेटो हिमालयाज के नॉर्थ में वाक़े चाइना का एक ऑटोनोमस रीजन है। यहाँ दुनिया के ऊंचे तरीन पहाड़ हैं, इसी वजह से अक्सर इसको दुनिया की छत यानी रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। 1937 में तिब्बत के पहाड़ों पर एक आर्कियोलॉजिकल एक्सपीडिशन हुआ था जिसको आर्कियोलॉजिस्ट ची पू टाई लीड कर रहे थे। उनको वहां एक गार के अंदर से 716 ग्रेनाइट की डिस्क बरामद हुई, जिनमें से ज्यादातर गार के अंदर दफन हुई पड़ी थी। हर डिस्क का डायामीटर 9 इंच था। ये 1 इंच मोटी और उनके ठीक सेंटर में 1 इंच का परफेक्ट सुराख हो रखा था। इन डिस्क की सफाई करने पर मालूम पड़ा कि इनके किनारों पर कुछ ना समझ आने वाले कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं। पत्थरों पर कार्व्ड हुए कैरेक्टर्स करीब 12,000 साल पहले लिखे गए थे। पर आर्कियोलॉजिस्ट के लिए सिर्फ ये डिस्क ही हैरत का बायस नहीं बनी। उनको गार के अंदर स्टार्स का एक एडवांस्ड मैप भी बना हुआ दिखा और कुछ छोटी साइज की कब्रें भी, जिनके अंदर इंसानों जैसे छोटे छोटे स्केलेटन्स दफन थे, पर उनके सर जरूरत से ज्यादा बड़े थे। यहाँ आखिर क्या हुआ था, ये ठीक से जानने के लिए इन 12,000 साल पुरानी डिस्क पे लिखे कैरेक्टर्स को डीकोड करना बहुत जरूरी था। 20 सालों तक मेहनत करने के बाद जब ये गुत्थी सुलझ ना सकी तो ये पत्थर प्रोफेसर सुम ओम नोई के हवाले कर दिए गए। प्रोफेसर ने इन पर 4 साल तक रिसर्च की, टिबेटन प्लेटो में रहने वाले कबीलों से मदद मांगी और आखिरकार वो इन कैरेक्टर्स को डीकोड करने में कामयाब हो गए। ये लिखाई यहाँ रहने वाले किसी कबीले ने 12,000 साल पहले लिखी थी। इसमें एक ऐसे एयरक्राफ्ट का जिक्र था जो आसमान से आकर यहाँ पर क्रैश हुआ था। क्रैश के दौरान इसमें बच जाने वाली मखलूक के बारे में भी बताया गया था, जिनका नाम कबीले वालों ने ड्रोपा मेंशन किया हुआ था। इन 716 डिस्क में ये भी लिखा था कि पहले हम डर के मारे गार में छुप गए, लेकिन फिर हमें महसूस हुआ कि आसमान से आने वाले ड्रोपा किसी गलत इंटेंशन से यहाँ नहीं आए। वो वापस नहीं जा पाए और यहीं बसना शुरू हो गए। सुम ओम नोई ने अपनी ये रिसर्च 1962 में पब्लिश की, लेकिन इस पर किसी ने ज्यादा अटेंशन नहीं दी। 6 सालों के बाद यही कहानी दोबारा से फैलना शुरू हुई, लेकिन इस बार सोवियत यूनियन में। सोवियत साइंटिस्ट ने इन डिस्क पर जब रिसर्च की तो इनमें कोबाल्ट और दूसरे मेटल्स की क्वांटिटी काफी ज्यादा पाई गई, जो दुनिया में पाए जाने वाले सबसे सख्त मेटल्स हैं। ग्रेफाइट में मौजूद इन तमाम मेटल्स की वजह से डिस्क की नेचर भी काफी सख्त थी और 12,000 साल पहले इस्तेमाल होने वाले टूल्स की मदद से इन पर कार्विंग्स करना पॉसिबल नहीं था। इसके बाद इन स्टोन डिस्क को चाइना के बैम्पो म्यूजियम में रख दिया गया। 1974 में एक ऑस्ट्रेलियन इंजीनियर ने ये म्यूजियम विजिट किया तो उनको स्टोन के बारे में इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया गया। और फिर 1994 में 2 जर्मन साइंटिस्ट ने जब ये डिस्क देखने के लिए इस म्यूजियम को विजिट किया तो उनको बताया गया कि चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से इन डिस्क्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट सवाल अभी तक वही था कि 12,000 साल पहले अगर इन स्टोन्स पर लिखी गई कहानी वाकई सही से डिकोड हुई थी तो फिर बच जाने वाले ड्रोपा का क्या हुआ। 1937 में जब इन स्टोन्स की डिस्कवरी हुई थी उसके 1 साल के बाद यानी 1938 में तिब्बत के इस एरिया में एक सर्वे हुआ था। यहाँ 2 कबीले बसते थे जिनकी नस्लों को एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने यहाँ बसने वाले दूसरे चाइनीज, मंगोल और तिब्बतन कबीलों से काफी मुख्तलिफ पाया। इनकी स्किन येलो, सर जरूरत से बड़े और इनके जिस्म पर काफी कम बाल थे, जबकि इनका कद 3 फुट 6 इंच से लेकर मैक्सिमम 4 फुट 7 इंच रिकॉर्ड किया गया, लगभग उतना ही जितना गार के अंदर मिले स्केलेटन्स का था। तो अब सवाल उठता है कि क्या ये 12,000 साल पहले बच जाने वाले ड्रोपा की ही नस्ल तो नहीं है। आज भी एक कबीला नॉर्दर्न टिबेटन प्लेटो में रहता है जिनको ड्रोपा तो नहीं बल्कि ड्रोकपा कहा जाता है, पर इन लोगों की हाइट नॉर्मल इंसानों जैसी है।
ड्रोपा स्टोन डिस्क आज दुनिया के किसी भी म्यूजियम में मौजूद नहीं है। बेशक इन पर हुई कार्विंग्स और ड्रोपा की कहानी का कोई सबूत नहीं है, लेकिन 12,000 साल पहले इतने सख्त पत्थर पर वो उन टूल से तो कार्विंग्स नहीं कर सकते थे जिनका आज तक ह्यूमन हिस्ट्री में जिक्र किया गया है। जाहिर है उनके पास कोई ऐसा टूल जरूर था जिसका हमें अंदाजा भी नहीं। अब बात करते हैं चाइना में ही की जाने वाली एक दूसरी डिस्कवरी की। 1996 में चाइनीज आर्कियोलॉजिस्ट को 1.5 लाख साल पुराना एक ऐसा पिरामिड नुमा पहाड़ मिला जिसके अंदर मौजूद एविडेंसेस ये इशारा देते हैं कि ये उस वक्त का इलेक्ट्रिक पावर प्लांट था। जी हाँ, चाइना की किंगहाई प्रोविंस में लेक टूसू के साउथ में माउंट बाइगोंग नामी पहाड़ है। इस पहाड़ के अंदर एक गार है जहां आर्कियोलॉजिस्ट ने ये हैरान कर देने वाली डिस्कवरी की। गार के अंदर लोहे के बहुत सारे टुकड़े मिट्टी में बिखरे हुए थे और कुछ अजीब शक्ल के पत्थर भी पड़े हुए दिखाई दिए। ना सिर्फ इतना, कहानी में ट्विस्ट तब आया जब उनको लोहे के पाइप्स नजर आए जो पहाड़ के अंदर जा रहे थे। मालूम पड़ा कि ये गार, ये केव कोई नेचुरल नहीं है बल्कि इसको किसी ने बनाया है। और ये पहाड़ भी असल में पहाड़ नहीं बल्कि एक पिरामिड है जो वक्त के साथ साथ अब अपनी ओरिजिनल हालत में नहीं रहा। शुरुआत में तो ये सारा मंजर बहुत ही कंफ्यूजिंग लग रहा था। साइंटिस्ट जितना माउंट बाइगोंग के बारे में जानने की कोशिश करते उतने ही नए सवालात का पहाड़ खड़ा हो जाता। बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी ने जब यहाँ लोहे के पाइप्स पर रिसर्च की तो मालूम पड़ा कि इनको 5-10 नहीं बल्कि 1.5 लाख साल पहले बनाया गया था। यहाँ मुख्तलिफ साइज के पाइप्स थे जिनमें ज्यादातर का डायामीटर 18 इंच था, जबकि कुछ पाइप चावल के दाने जितने छोटे भी थे और कुछ इतने बड़े कि इंसान भी उसमें से गुजर सकता है। साइंसदानों को ये समझ नहीं आ रहा था कि आयरन एज से भी लाखों साल पहले ये पाइप्स कैसे बनाए गए थे, इनको किसने और क्यों बनाया था। इन पाइप्स का यहाँ पर कोई खास मकसद तो नजर नहीं आ रहा था, जबकि 260 फीट दूर टूसू लेक में भी कुछ ऐसे ही पाइप्स देखे गए। ये पाइप्स लेक के पानी के लेवल के नीचे और ऊपर दोनों जगह पर देखे गए। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि ये पाइप्स शायद पिरामिड के अंदर पानी पंप करने के लिए डाले गए थे। पाइप्स पर मजीद रिसर्च करने से मालूम पड़ा कि इनके अंदर 30% जंग लगा हुआ था, जो इस थ्योरी को साबित करता है कि इसके अंदर से पानी को ही गुजारा जाता था। अब क्योंकि टूसू एक सॉल्ट लेक है, इसी वजह से एक थ्योरी इशारा देती है कि ये पाइप्स इलेक्ट्रोलिसिस के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। इलेक्ट्रोलिसिस उस प्रोसेस को कहते हैं जब पानी में से इलेक्ट्रिक करंट को गुजारा जाता है जिससे पानी के मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में टूट जाते हैं। इस प्रोसेस में अगर नमक डाल दिया जाए तो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस काफी तेज हो जाता है, क्योंकि सॉल्ट वाटर ज्यादा अच्छा कंडक्टर है और टूसू लेक में ऑलरेडी नमक वाला पानी है। इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए से अलग होने वाला हाइड्रोजन बहुत काम आ सकता है। सबसे बढ़कर ये एक फ्यूल के तौर पे भी काम कर सकता है। इसके अलावा पाइप्स के अंदर सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी मिला जो कि नॉर्मली कॉर्ड्स के अंदर होता है, और कैल्शियम ऑक्साइड भी जो कि क्विक लाइम कहलाया जाता है। ये बहुत ही कमाल के मटेरियल्स हैं। जैसा कि कॉर्ड्स के ऊपर अगर प्रेशर डाला जाए तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। इसको पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि 18 इंच मोटे पाइप में से जितना पानी गुजरता होगा उसके वजन से कॉर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता था। याद रहे कि इजिप्ट के पिरामिड्स भी इसी तरह पानी के एक बहुत बड़े एक्वाफर के ऊपर बने हुए हैं। गीजा पिरामिड्स में भी कई जगह से कॉर्ड्स और मेटल के पाइप्स मिल चुके हैं। फेमस साइंटिस्ट निकोला टेस्ला ने भी इन्हीं असूलों की बुनियाद पर वार्डन क्लिफ टावर बनाया था। इस कदीम तरीके को इस्तेमाल करते हुए टेस्ला का मानना था कि वो फ्री इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके उसको दुनिया के किसी भी कोने में भेज सकते हैं। लेकिन जब टेस्ला अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बहुत करीब थे तो इन्वेस्टर्स ने उनका साथ छोड़कर ऑयल में इन्वेस्ट कर दिया। माउंट बाइगोंग के पाइप्स में जो क्विक लाइम मिला था ये बेसिकली पानी के साथ रिएक्ट करके हीट प्रोड्यूस करता है, पर जब इसमें से पानी निकाला जाए तो ये वापस अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाता है। यानी माउंट बाइगोंग में एक इलेक्ट्रिसिटी प्लांट होने के सारे सबूत मौजूद थे। इसमें मौजूद पाइप्स पानी पंप करने के लिए
कॉर्ड्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी बनाता था, ये इलेक्ट्रिसिटी पानी में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए अलग करती थी। क्विकलाइम जो कि पानी के साथ मिलकर प्रेशर जनरेट करता था, ये प्रेशर कॉर्ड्स पर मजीद प्रेशर डालता और ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो सकती थी। इन सारी बातों से और माउंट बाइगोंग में मौजूद 1.5 लाख साल पुराने मेटल पाइप से ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि दुनिया में बहुत पहले इंसानों की जो सिविलाइजेशन बसती थी, उनके तौर तरीके और उनकी इंजीनियरिंग टेक्निक्स काफ़ी एडवांस थी, जो अब इतिहास में ही कहीं खो चुकी हैं। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।